हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है। ये अभी जो आपका पेपर हुआ था म्यूजिक का, जीआईसी एलटी ग्रेड का, उसके जो जीएस वाले क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि अत्यंत व्यस्तता थी, समय नहीं था। और ये क्वेश्चंस आप सबके जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है, चाहे जीडीसी का हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप देख लीजिए और इससे आपको एक अंदाज़ा ये भी लगेगा कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो कितने क्वेश्चन आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे कितना आगे आपको करना बाकी है। इन क्वेश्चन से हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो चूंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम मतलब क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व कराने में मजा नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम आपको पीपीटी के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्त्री पुरुष अनुपात की गणना की जाती है। तो 500 पुरुषों के आधार पर, 1000 पुरुषों के आधार पर, 800 पुरुषों के आधार पर, 1200 पुरुषों के आधार पर। मित्र, एक चीज़ शिकायत है आप सबसे, आप वीडियोज को जो है देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का कार्य करता है, तो इसको आप जरूर कर दिया करें, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार सॉल्व भी कराया है हमने। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, 1000 पुरुषों के आधार पर, ठीक है। तो जनगणना यानी जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्त्री पुरुष अनुपात समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को दर्शाता है। इसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में की जाती है। भारत में जनगणना इसी मानक पद्धति का उपयोग करती है। यह सामाजिक समानता और लैंगिक संतुलन को समझने में सहायक है। इससे महिला जनसंख्या की स्थिति का आकलन किया जाता है। सभी सरकारी आंकड़े इसी आधार पर प्रकाशित होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पर मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो। यहाँ पर भाई आप जानते हैं कि जीआईसी लेक्चरर का भी जो है जीएस का स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। तो आप लोग उससे जुड़ करके मात्र 199 फीस है उसकी, और वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर आपके जो जीएस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं उनके अतिरिक्त आपको अभी जो अन्य टॉपिक जो जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक्स को भी और आपके सिलेबस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट हो, चूँकि 3 महीने है और पर्याप्त समय, हम लोग उसको करेंगे। और इसके साथ साथ सप्ताह में 3 टेस्ट कराएंगे, जो पिछली बार एक ही टेस्ट होता था। और करंट अफेयर्स के रेगुलर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी तैयारी एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे लेवल पर होगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है। देखो यहाँ पर वायुमंडल में ओजोन की मोटाई को मापने की इकाई कहलाती है क्या? देखो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। डॉप्सन, पारसेक, किलोमीटर, टेस्ला। देखो ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन, ठीक है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। इसकी मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन इकाई मतलब 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन परत को दर्शाती है। सामान्य ओजोन स्तर लगभग 300 DU माना जाता है, ठीक है। यानी डॉप्सन यूनिट यानी डॉप्सन इकाई माना जाता है, 300 डॉप्सन इकाई, ठीक है। ओजोन की कमी पर्यावरण के लिए घातक होती है, इसलिए इसकी माप विशेष इकाई से की जाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखो भाई, ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जन्म दर का कारण नहीं है? बात हो रही किसका? उच्च जन्म दर कारण का नहीं। देखो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर मैंने उनको सॉल्व करा, अब आगे वो जो बचे हुए पार्ट हैं उनको भी करना है। इसलिए एकदम निर्भीक होकर के आप जीआईसी लेक्चर के लिए जुड़ करके अपनी तैयारी करिए, घबराइए नहीं। देखो यहाँ पर यही जो कारण है, एकल परिवार का फैलाव, यही सही आंसर है। यानी यही एक कारण नहीं है, बाकी निर्धनता का फैलाव, कृषि की प्रबलता, नगरीकरण का प्रचलन धीमा होना। तो अगर हम बात करते हैं एकल परिवार व्यवस्था में बच्चों की संख्या सामान्यतः कम होती है, लेकिन इसमें जो है आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां सीमित रहती हैं। निर्धनता के कारण लोग अधिक बच्चों को श्रम जो है संसाधन मानते हैं, ठीक है। इसीलिए भी वो लोग मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, ये भी ठीक है। कौन सा उच्च जन्म दर का कारण है, ये भी मानते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतने पैसा आएगा। कृषि प्रधान समाज में भी उच्च जन्म दर पाई जाती है, ठीक है। नगरीकरण की धीमी गति, लोग ज़्यादातर जो है शहरों को लाइक नहीं करते हैं। वो जैसे चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। आप इसका अच्छा उदाहरण जो है, जो बहुत गरीब अगर हम कह सकते हैं गांव के लोग हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। इसीलिए एकल परिवार उच्च जन्म दर का कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर चरम जलवायु, ठीक है, कम वर्षा और लोग खानाबदोश जलवायु, यह
किस क्षेत्र का वर्णन करता है, आपको बताना है मित्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प, उत्तरी अमेरिकी प्रेरीज, मध्य एशियाई स्टेपी, अफ्रीकी सवाना, साइबेरियन टुंड्रा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला मध्य एशियाई स्टेपी। इसको हम लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व किया था, विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी और सर्दी पाई जाती है, यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, कृषि सीमित होने के कारण पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। लोग अस्थायी निवास न करके खानाबदोश जीवन जीते हैं। भेड़, घोड़े और ऊंट का पालन सामान्यतः किया जाता है, इसलिए यह वर्णन जो है स्टेपी प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये है भैया हितेश गुलिया। देखिए यहाँ पर हितेश गुलिया ने ब्राजील में आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता था? कांस्य, स्वर्ण, रजत। ये देखो आपको बताना है मित्र सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही है बी वाला स्वर्ण। ठीक है, तो 2025 विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन ब्राजील में हुआ था। भारतीय मुक्केबाज हितेश गुलिया ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि रही। इससे भारतीय मुक्केबाजी की वैश्विक पहचान बढ़ी है। यह पदक भारत के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रति हेक्टेयर गणना लागत को कहते हैं। तो खेती की लागत, उत्पादन की लागत, सकल आय, लाभ या आय, कुल लागत। तो देखो यहाँ पर भैया सही विकल्प है आपका बी, उत्पादन की लागत। ठीक है, उत्पादन की लागत। प्रति हेक्टेयर भूमि पर होने वाले कुल व्यय को उत्पादन लागत कहते हैं। इसमें बीज, खाद, सिंचाई, श्रम और मशीनों का खर्च शामिल होता है। यह लागत खेती की प्रदता तय करती है। उत्पादन लागत अधिक होने पर किसान की आय घटती है। सरकार एमएसपी निर्धारण में इसे ध्यान में रखती है। यह कृषि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? देखो यहाँ पर लेप्टोस्पाइरोसिस, ये चीज़ हम लोगों ने बायोलॉजी के अंतर्गत देखा भी है। देखिए यहाँ पर ये 4 विकल्प है, इनमें से क्या है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही है जीवाणु। ठीक है, ये क्या है? एक जीवाणु है। लेप्टोस्पाइरोसिस एक संक्रामक रोग है। यह लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग दूषित पानी के संपर्क से फैलता। बाढ़ के समय इसके मामले जो है अधिक बढ़ जाते हैं। यह मनुष्यों और पशुओं दोनों को प्रभावित करता है। समय पर इलाज ना होने पर यह गंभीर हो सकता है भैया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान जो कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में इसका प्रावधान है। तो देखो ध्यान से समझिएगा भैया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसमें अगर हम बात करें तो यह है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश भारतीय राज्य जो है, अगर हम बात करें तो संविधान के अनुसार राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया है। वर्तमान में कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में अब तक इसका गठन नहीं हुआ है, जबकि अगर हम बात करें कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार तो यहाँ पर ये मौजूद है। इसलिए ये आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने में के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करती है? तो भाई बताओ, यहाँ पर देखो 4 विकल्प है, इनमें से जो सही है वो है आपका सी वाला ऑप्शन। क्या है? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ठीक है, संसद कई बार कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति देती है। इन नियमों की जांच अधीनस्थ विधान समिति करती है। यह समिति देखती है कि नियम संविधान के अनुरूप है या इससे कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण बना रहता है। यह लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। देखो भाई ये क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका जो आंसर हमको प्राप्त हुआ वो है आपका 9 वर्ष। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाना क्या कहलाता है? तो देखो यहाँ पर इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है मित्र। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी। जी हाँ, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीयन यानी सह फसली खेती, ये है आपका आंसर। क्या है? सी वाला, ये वाला ऑप्शन। ठीक है,
तो इस पे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो है शयन में फसलें निश्चित पंक्तियों में बोई जाती हैं। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, रोग और कीटों का प्रभाव जो है कम होता है। इससे कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। यह आधुनिक कृषि की एक महत्वपूर्ण पद्धति भी है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के समूह से संबंधित है? तो यह है बेतरती, पुन्नयार, पेरियार, सावित्री। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। ये है आपका ये वाला विकल्प सही है। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन पुन्नयार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह पूर्व वाहिनी नदी है। पेरियार, सावित्री और बेतरती पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये तीनों नदियाँ किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर, और ये अरब सागर में गिरती है, इसलिए पुन्नयार अपवाद है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राइबोसोम कोशिका में किसके स्थल हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो सही विकल्प क्या है मित्र? यह है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स कोशिका के सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हें प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, यही अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। ये साइटोप्लाज्म और RER पर पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम्स होते हैं। जीवन क्रियाओं के लिए यह अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो ये देखो यहाँ पर दिया गया है, तो ये केवल 3 ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ये वाला है। ठीक है, केवल 3 वाला। तो ये आपका मैथ का सवाल है, तो इस तरीके से आप इसके आंसर को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भाई देखो यहाँ पर, यह है वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे? 25 की बात हो रही है, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका 12। भारत में 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बाद में कई बैंकों का आपस में विलय किया गया। 2020 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट गई और 2025 तक भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। यह व्यवस्था बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु की गई थी। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है, किसे ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाने वाले पहले यूनानी के रूप में जाना जाता है? तो जो है हिकेटियस, एनाक्सीमेंडर, थेल्स, होमर। भाई बताओ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था। यहाँ पर देखिए, ये है आपका एनाक्सीमेंडर। क्या है एनाक्सीमेंडर? एनाक्सीमेंडर एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने ज्ञात संसार का पहला नक्शा तैयार किया। यह मानचित्र पृथ्वी की संरचना समझने का प्रारंभिक प्रयास था। बाद में हिकेटियस ने इसमें सुधार किया। भूगोल के विकास में उनका योगदान ऐतिहासिक है, इसलिए इन्हें जो है प्रथम विश्व चित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम विश्व मानचित्रकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। मेघनाथ देसाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, खेलकूद। बहुत आसान है, इसको हम लोगों ने देखा भी है। तो यहाँ पर है अर्थशास्त्र से। ठीक है, मेघनाथ देसाई भारत के प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री थे। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय आर्थिक नीतियों पर कार्य किया। उन्हें लॉर्ड देसाई के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? देखिए यहाँ पर मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। ध्यान समझिएगा मित्र, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका पहला वाला। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 इस शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा होता है। क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। इसको हम लोगों ने देखा हुआ है, ध्यान समझिएगा मित्र। यह मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी निचली अदालत की भूमिका नहीं होती है, इसलिए इसे मूल अधिकारिता कहा जाता है। यह संघीय व्यवस्था को संतुलित बनाए रखती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश काल में भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? देखो यहाँ पर सही विकल्प है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है भाई। ठीक है, ध्यान देना, ये है 1921 में।
ठीक है, ध्यान समझिएगा। आधुनिक के मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ है। वर्ष 1921 में पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। यह अधिकार प्रारंभ में सीमित रूप में दिया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी सबसे पहले यह अधिकार देने वाला क्षेत्र था। यह अधिकार संपत्ति और शिक्षा की योग्यता से जुड़ा था। इससे महिला राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और पूर्ण मताधिकार 1950 में संविधान में मिल गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सहमति आयु विधेयक एक विधेयक है। भारत में ब्रिटिश काल में कब पारित हुआ था? मई 1891, अप्रैल 1891, मार्च 1891, मार्च 1890। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है, मई 1891। क्या है? मई 1891। सहमति आयु विधेयक 1891 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य बाल विवाह पर नियंत्रण लगाना था। इस अधिनियम द्वारा सहमति की आयु 10 से बढ़ा करके 12 वर्ष की गई। यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून था। इस विधेयक का रूढ़िवादी वर्ग ने विरोध किया, फिर भी यह सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर नदी की निक्षेपण क्रिया से क्या बनता है? तो ये देखो यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है इन कूटों के माध्यम से कि क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी वाला ऑप्शन। ये देखो तीसरा और चौथा, यानी बाढ़ का मैदान और जलोढ़ पंख। ध्यान समझिएगा, नदी की निक्षेपण क्रिया से भूमि का निर्माण होता है। बाढ़ के मैदान नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं। जलोढ़ पंख पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे बनते हैं। जलप्रपात और गार्ज अपर्दन क्रिया से बनते हैं। तो ये दोनों तो नहीं सही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों नीचे वाले ऑप्शन सही है, तो इनको आप देख सकते हैं। इसलिए ये जो है मतलब ये दोनों निक्षेपण के उदाहरण नहीं है, ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही होता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है? तो यह उन्नत प्रौद्योगिकी विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के लिए बेहतर भविष्य की संभावना, बढ़ता हुआ स्थानीयकरण और वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच। आपको बताना मित्र सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, यह बढ़ता हुआ स्थानीयकरण। वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक एकीकरण से है। इससे तकनीकी का तेजी से प्रसार होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ती है, बड़े उद्योगों को एक जो है नए अवसर मिलते हैं। स्थानीयकरण वैश्वीकरण की विपरीत अवधारणा है, इसलिए यह वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अग्रणी थे कौन? यहाँ पर देखिए बीए स्मिथ, आरसी मजूमदार, डीडी कोसंबी, केपी जायसवाल। आप देखो यहाँ पर सही विकल्प है भाई आपका डीडी कोसंबी। ये आपका सही विकल्प है। डीडी कोसंबी भारत के मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रवर्तक थे। उन्होंने इतिहास को आर्थिक आधार से जोड़कर देखा। वर्ग संघर्ष और उत्पादन प्रणाली पर उन्होंने बल दिया। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तर्कसंगत था। उन्होंने इतिहास को सामाजिक विकास से जोड़ा, इसलिए उन्हें अग्रणी मार्क्सवादी इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन। भारत सेवक समाज का गठन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारतीय जो है सेवक समाज की स्थापना, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार देखा हुआ था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी। इसके संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। इनका उद्देश्य प्रशिक्षित राष्ट्र सेवकों का निर्माण करना था। यह संस्था समाज सुधार और शिक्षा पर केंद्रित थी। इसने उदारवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अनेक स्वतंत्रता सेनानी इससे जुड़े रहे। आगे बढ़ो भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बात हो रही है 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी की। तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है डी, ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील लिखा हुआ है, हालांकि ब्राजील होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2027 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील की यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित पहला महिला विश्व कप होगा। फीफा ने 2024 में इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। इस प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग लेंगी। इससे जो है महिला फुटबॉल को वैश्विक पहचान मिलेगी। ब्राजील जो है खेल आयोजनों के लिए प्रसिद्ध देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो फोटोग्राफर द्वारा
किस कार्य हेतु हाइपो घोल का प्रयोग किया करते हैं? तो फोटो विकसित करने के लिए, फोटो छापने के लिए, फोटो रंगने के लिए, फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में। बताओ भाई सही विकल्प ये है आपका डी, फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में। ध्यान समझिएगा, हाइपो घोल का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। इसको हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। इसका उपयोग फोटो को अस्थायी बनाने के लिए किया जाता है। यह अप्रकाशित सिल्वर ब्रोमाइड को हटाता है। इससे फोटो आगे काली नहीं पड़ती है। इसे फोटोग्राफिक पिक्चर कहा जाता है। फोटोग्राफी में इसका अत्यंत महत्व है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बिना जले हुए बर्तन के कण को हवा में निलंबित रखते हैं, वह कहलाते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, निलंबित कण और हाइड्रोकार्बन। तो बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, निलंबित कण पदार्थ SPM, ठीक है। तो SPM में धूल, धुआं और कालिख जैसे कण जो है शामिल होते हैं। ध्यान समझिएगा, SPM में धूल, धुआं और कालिख जैसे कण शामिल होते हैं। ये लंबे समय तक वायु में तैरते रहते हैं। ये फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यही कण होते हैं, ठीक है। इससे दृश्यता कम होती है, श्वसन रोगों में वृद्धि होती है मित्र। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन ये देखो, यह है आपका मैथ का। जो आंसर हमको प्राप्त हुआ वो है आपका 4। फिलहाल देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से बाबर के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? उसका जन्म परगना में हुआ था, उसका प्रारंभिक नाम जहीरुद्दीन था, उसने गुजरात पर आक्रमण किया, उससे इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो देखिए भाई, इसमें जो सही विकल्प है मित्र, ये दोनों तो, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है, लेकिन ये नहीं। गुजरात पर कहाँ आक्रमण किया था भाई? उन्होंने 4 तो आक्रमण ही किया था। अगर हम बात करें, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था और उसका जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। यहाँ तक तो सही। गुजरात पर आक्रमण हुमायूं ने किया था, ठीक है, ना कि बाबर ने। बाबर ने गुजरात पर कभी अभियान नहीं चलाया था, यह इसलिए कथन गलत है। तो आगे बढ़ते हैं भैया इस जो है पेपर के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल है और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी 2025-26 के प्रति क्विंटल सही सुमेलित नहीं है? बात उधर ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सूरजमुखी इस तरीके से है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है मित्र वो ये वाला है। तीनों आपका सही है। सूरजमुखी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,950 है, चना का 5,650 है और गेहूं का 2,425 है। लेकिन जो जौ है उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1975 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन राम भरोसे ही होते हैं, जो लोग बहुत गहनता से पढ़ सकते हैं उन्हीं के द्वारा ये सही होगा फिलहाल तो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सब नहीं होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग सही करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर लीजिएगा। PDF ग्रुप जो GS का बैच है उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, लेक्चरर का। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।